पापा, गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब करना पड़ता है और आपसे रोज रोज पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। आप तो दुकान पर आते नहीं हैं, बस गल्ले में ताला लगाकर रख आते हैं और रोज का बिक्री का पैसा मंगवा लेते हैं। उसमें कितना नफ़ा आता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। रमाकांत जी का बड़ा बेटा अनूप कहता है। बड़े भाई को देख छोटा बेटा आकाश भी कहता है, पापा, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? हम कौन से रुपये अपने जेब में भर लेंगे? अब दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर लगा रहता हूँ। लोग बातें बनाने लगे हैं कि आपको अपने ही खून पर विश्वास नहीं है। रमाकांत जी दोनों बेटों की बात सुनते हैं और रुपयों का गल्ला अपने साथ कमरे में ले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। देखिए भैया, पापा को कितना भी सुना दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोटी चमड़ी के हो गए हैं। मम्मी के जाने के बाद ज़्यादा ही शक करने लगे हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आकाश झल्ला कर बोला। आकाश, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। आखिर अब हमारा भी घर परिवार है और हम पापा से हर महीने पैसे मांगते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। हमें भी हाथ फैलाना अखरता है। मैंने और तेरी भाभी ने एक योजना बनाई है, मैं जल्दी ही तुझे बताऊंगा। और इतना बोलकर अनूप भी कमरे में चला जाता है। दोनों की पत्नियां खाना बना लेती है और रमाकांत जी भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने खाना देखा तो फिर बोले, दीपा बहू, आज मूंग की छिलके की दाल क्यों बनाई? मैं रोज़ रात का खाना उसी से खाता हूँ, मुझे वो दाल जल्दी से पच भी जाती है। तभी छोटी बहू रंजना सामने रोटी रख देती है। बहू, ये रोटी में थोड़ा सा ही घी लगा है। कितना बार कहा है, मुझे अच्छा घी खाने की आदत रही है। घी लगाने से रोटी नरम पड़ जाती है, दांतों से चबाने में भी आसानी होती है। पापा, एक तो आपकी बहुओं ने गर्मी में खाना बनाया है, अब जैसा बन गया है खा लीजिए, इतना क्यों परेशान कर रहे हो? अनूप ने बैठते हुए कहा। तभी आकाश भी बोलता है, और क्या, आपकी जितनी सेवा हमारी पत्नियां कर रही है उतनी तो किसी और की नहीं होती होगी। आपको सब सिर पर बैठा कर रखते हैं तो आपके ज़्यादा ही नखरे हो गए हैं। उसने भी फटकार लगाई। रमाकांत जी से ये सब सहन नहीं हुआ। वो चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गए। पीछे से बहू दीपा की आवाज़ आती है, अब कोई बच्चे हैं जो बना कर लाए? इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है। ज्यों-ज्यों पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। अब घर संभाले या आपके पापा के नखरे उठाएं, ये तो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा परेशान करते हैं। रमाकांत जी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया। बेटे तो बेटे, बहुएं भी कड़वा बोल देती है। अपने ही बच्चे ऊंचे स्वर में बात करें और खुद अपने पिता का अपमान करे, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी? माँ होती तो रोकर दिल को हल्का कर लेती, पर पिता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बनाकर रखना होता है, बड़े से बड़े अपमान झेलने होते हैं। रमाकांत जी अपनी पत्नी वीणा की तस्वीर देर तक निहारते रहते हैं। पुरानी सुनहरी यादें उनकी आंखों के सामने छाने लगती है। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आता है, मानो कल की ही बात हो जब वो वीणा जी को उनके घर देखने गए थे। अच्छी पढ़ी लिखी वीणा को दुकानदार से शादी करना रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर उनके पिता ने जब रमाकांत जी का जमा जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। वीणा जी शुरू में उनसे खींची रहती थी, पर जब उन्होंने रमाकांत जी का व्यवहार देखा तो वो उनका सम्मान करने लगी। वो बहुत ही सरल स्वभाव के निकले, अपनी माँ और पत्नी की पूरी इज्जत करते थे, कभी तेज आवाज़ में नहीं बोलते थे। उनके पिता के जाने के बाद जब जायदाद का बंटवारा हुआ, रमाकांत जी मन के सीधे और भोले थे। दोनों छोटे भाइयों ने उनसे ज़्यादा जायदाद हड़प ली, पर वो कभी गुस्सा नहीं हुए। यही कहते
रहे कि कोई बात नहीं, छोटे हैं, ज़्यादा ले लिया तो कुछ घटा नहीं हो जाएगा। और उनके प्रति प्यार भी कम नहीं हुआ। अब रमाकांत जी के 2 बच्चे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम अनूप और छोटे बेटे का नाम आकाश रखा था। दोनों बेटों पर वीणा जी जान छिड़कती थी। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थी। अनूप और आकाश पढ़ाई में औसत दर्जे के थे। पढ़ाई से ज़्यादा दोनों बेटों का मन दुकानदारी में रम रहा था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर नौकरी में रखा भी क्या था। वीणा जी ने अनूप के लिए दीपा को पसंद किया और जल्दी शादी करवा दी। दीपा बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था घर में कुछ कमी नहीं है, घर की ही दुकान है तो राशन पानी की क्या चिंता करना। वीणा जी उसे समझाती थी कि दुकान चाहे घर की हो पर खर्चा तो होता ही है, माल मुफ्त में नहीं आता है और दुकानदारी में हमेशा नफ़ा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर दीपा को ये बात समझ ही नहीं आती थी। अनूप के बाद आकाश की शादी की पर रंजना भी बड़ा मुंह फट आई थी। वो छोटे और बड़े का जरा भी लिहाज नहीं करती थी तो रमाकांत जी उसके आगे कम ही बोलते थे। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। समय के साथ दोनों बेटे बहुओं के गुलाम बनते चले गए और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद माता पिता से दूर होते चले गए। समय के साथ रमाकांत जी की उम्र भी बढ़ने लगी थी और अब शरीर भी थकने लगा था और बेटे दुकान संभालने लगे थे। रमाकांत जी दुकान सुबह और शाम ही जाते थे। अब भी दुकान का लेन देन, नफ़ा और नुकसान सब वो ही संभालते थे। सुबह वो नौकर के साथ जाकर गल्ला रख आते थे और रात को गल्ला उठवा कर ले आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। वीणा जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी। ये सब वीणा जी ने ही अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन वीणा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को बेटे बेघर कर दे और उन्हें अपमानित करे। वीणा जी कैंसर के अंतिम चरण में थी। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वो बेटे और बहू के आगे कमज़ोर नहीं रहेंगे और जायदाद और दुकान जीते जी उन्हें नहीं देंगे। और इतना बोलकर वीणा जी सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। वीणा, तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा था और बीच रास्ते में ही चली गई। और वो अपनी पत्नी की फ़ोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह वो जब उठे तो देखे घर में कोहराम मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थी और बेटे उन्हें मना रहे थे। दीपा, तू चली गई तो ये घर और बच्चे कौन संभालेगा? मैं अकेला रह नहीं पाऊंगा। अनूप कह रहा था, रंजना, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म ना ही चलाएं। ये हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, खाने में मीन मेख निकालेंगे तो हम इस घर में 2 दिन भी नहीं रहूँगी। दीपा ने कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी है, तो आप ये घर छोड़कर गांव वाले पुश्तैनी मकान में रहने को चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का काम है वो घर में शांति और सुख बनाए रखे। अनूप ने बेशर्मी से कहा, हाँ पापा, आप गांव क्यों नहीं चले जाते? माना वो घर खंडहर हो गया है, पर आपको अब क्या करना है और कितना जीना है? जीवन का अंतिम समय आप वहाँ जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारे और हमें चैन से जीने दे। आकाश ने भी चिढ़कर कहा। तभी दीपा बोली, ये घर से क्यों जाएंगे? इन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के साथ ये भी चले जाते ताकि घर में शांति तो बनी रहती। ये सुनते ही रमाकांत जी अंदर तक हिल गए, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा अनूप, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा? वो घर जो खंडर हो गया है अब रहने लायक नहीं रहा है। बूढ़ी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब जाने कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। मैं तो उन्हीं के बुलावे का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियाँ मुझसे परेशान हो गई हैं।
अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। घर में क्लेश बना रहता है। बड़े बुजुर्गों का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखे, पर क्या छोटों का फर्ज नहीं है वो बुजुर्गों का ध्यान रखे, उनकी देखभाल करे। दीपा और रंजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बूढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ़ होती होगी, तो मैंने फिर निर्णय लिया है, अब हम अलग हो जाते हैं। ये घर और दुकान मेरी है। मुझे अफसोस होता है कि तुम दोनों बेटों को पालने से अच्छा मैं किसी जानवर को पालता, तो वो वफादारी तो निभाता। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडहर में चले जाओ। गरम खून है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाने के लिए पैसे कमा ही लोगे, ताकि तुम सब शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिसके घर की छत के नीचे तुम सबको आसरा मिला है, तुम उसी जन्मदाता और पालनकर्ता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो वो दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है, और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल नहीं मिलती है। तुम दोनों से अच्छा है मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूँगा और बैठे बैठे खा लूँगा। रमाकांत जी की बातें सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए। वो समझते थे कि पापा तो सीधे साधे हैं, वो चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वीणा जी को पता चल चुका था कि उनके जाने के बाद रमाकांत जी अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने वचन लिया था। रमाकांत जी उसे ही निभा रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस और खाने पीने का भी तो खर्चा है। आपने एक पल के लिए भी अपने बेटों बहुओं और पोते पोतियों के बारे में नहीं सोचा? अनूप ने कहा। हाँ पापा, ये घर और दुकान हमारा ही तो है, आप हमें इसे कैसे बेदखल कर सकते हो? आकाश ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ, पर इन सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस घर से निकल जाओ और इतना अपना इंतजाम कर लो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम सबको घर से निकाल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता बच्चों को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी भी खरी खोटी सुनाकर देंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी जगह तुम अपने आप को देखो। क्या तुम सब भी मेरी जैसा ही बुढ़ापा चाहते हो? मैंने और वीणा ने ये सपनों का घर बनाया था, इसे ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यहाँ के कोने कोने में मेरी वीणा बसती है। तुम सबने कितनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। मेरे मन की पीड़ा और दुख का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अनूप और आकाश की आंखें खुल गई। दीपा और रंजना को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें अब महसूस होने लगा था कि पिताजी ने हम चारों को निकाल दिया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए दोनों बेटों और बहुओं ने उनसे माफ़ी मांग ली और घर में रहने देने की अनुमति मांगी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। रमाकांत जी मन के सीधे थे, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, पर यह भी चेतावनी दी कि अगर तुम दोनों बेटे बहुएं मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते हो तो घर छोड़कर कभी भी जा सकते हो। अनूप, आकाश, दीपा और रंजना को अपनी गलती समझ में आ गई। अब वो सब मिलकर रमाकांत जी का अच्छे से ध्यान रखने लगे। रमाकांत जी रोज अपनी पत्नी को याद करते और मन ही मन उसे धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने तो उनकी मजबूत बनाया था। पाठ को माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, पर बच्चे अपने माता पिता को कुछ साल भी नहीं रख पाते हैं। बुजुर्गों को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अंतिम समय पर जायदाद और पैसों अपने अधिकार बनाए रखना चाहिए। आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।